क्रिप्टो करेंसी में हम स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि क्रिप्टो करेंसी एक दो नहीं है, दुनिया में आज मोर देन 20,000 क्रिप्टो करेंसीज है, 20,000 से ज्यादा। इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया की सारी करेंसीज अगर आप मिलाओगे तो आपको कितनी करेंसीज मिलेगी? 180 करेंसी, कंट्री की करेंसीज जो है ना, हुकूमत की करेंसीज, टोटल 180 करेंसी है, जैसे रुपीस, डॉलर, यूरो, पाउंड, टोटल 180 करेंसी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। अब बिटकॉइन से हम अगर शुरू करें, जो सबसे बड़ा हिस्सा बिटकॉइन का ही है, और मैंने पिछली बार बताया था, आज बहुत मुख्तसर तरीके से बताऊंगा। आप देख रहे हो बिटकॉइन का कितना बड़ा हिस्सा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की वैल्यू और मार्केट में कुल कितने बिटकॉइन निकले हुए हैं, उसको जब टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतनी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर आप देखोगे तो टॉप 10 में बिटकॉइन का क्या शेयर है, आप देख सकते हो। लेकिन यहां कहानी बिटकॉइन की क्या है, आप इस चार्ट से देखिए कि 2010 में जिसने $0.09 में खरीदा, यानी कि एक बिटकॉइन 7 रुपए में बिक रहा था, 7.5 रुपए में एक बिटकॉइन, और आज की तारीख में नवंबर में तकरीबन 75 लाख रुपीस, उस 7.5 रुपए की चीज की वैल्यू 75.5 लाख हो गई। और दिसंबर में जब जाकर बिटकॉइन ने क्रॉस किया $1 लाख का कॉस्ट, यानी कि आप समझ लो कि 85 लाख रुपीस से ज्यादा वो एक बिटकॉइन। यानी कि किसी ने अगर 2010 में अगर 10 बिटकॉइन लिए हैं सिर्फ, या 100 बिटकॉइन ले लिए उसने 7.5 रुपए के हिसाब से, 100 बिटकॉइन यानी 750 रुपए खर्चा किया, तो आज उसके पास वो 85 लाख रुपीस इंटू 100 यानी कि 85 करोड़ रुपीस का मालिक होगा वो। हाँ, सिर्फ 750 रुपए लगाया 2010 में, तो 2024 में जाकर 85 करोड़ रुपीस के करीब उसके पास हो जाएंगे। यानी ये है इसकी प्राइस हिस्ट्री। लेकिन बिटकॉइन में एक प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि एक सेकंड के अंदर सिर्फ 7 बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन हो सकते थे, 7। तो बिटकॉइन जो बना था, डिजाइन ही किया गया था इस हिसाब से कि उसमें टोटल 7 ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया मिलाकर हो सकते हैं। इसी वजह से बिटकॉइन कैश अलग हुआ बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन कैश के अंदर 60 ट्रांजैक्शंस की लिमिट है एक सेकंड के अंदर। और कंपैरिजन के लिए आप समझिए, जो मास्टर वीजा कार्ड वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जो कार्ड होता है वीजा का, तो वीजा का जो सिस्टम है उसके अंदर 24,000 ट्रांजैक्शन एक सेकंड में हो सकते हैं। लेकिन वही चीज कंपैरिजन में बिटकॉइन में सिर्फ 7 हो सकते थे। और इसी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी एक मामला है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक होता है डेटाबेस कहीं सेंट्रलाइज्ड, और डेटाबेस वहां पर है और वो वहां पर एक जगह पे एंट्री है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हर ट्रांजैक्शन के साथ में उसका पूरा लेजर साथ में कैरी होता है। तो इसी वजह से उसके अंदर एक पूरा डिफिकल्ट, उसके अंदर ट्रांजैक्शन होता है, उसका एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट होता है, उसको रिकॉर्ड करने का कॉस्ट होता है। यानी कि आप खुद सोचो कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि कहीं पे माना यह जाता है कि एक नॉर्मल बात है कि आपको फीस देना है, ज्यादा फीस दोगे तो जल्दी ट्रांजैक्शन पूरा होगा, कम फीस दोगे तो टाइम लगेगा ट्रांजैक्शन में। तो यहां पर एक नॉर्मल सी बात है कि कम से कम भी अगर देखोगे तो 300 रुपए तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और एवरेज के हिसाब से तकरीबन 1500 के करीब, और कभी उससे ज्यादा। ये आप देखोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम। तो यानी अगर आप कहानी को देखोगे तो जो भाव बिटकॉइन का गिरता बढ़ता है, आप देख रहे हो कभी कभी कितना गिर रहा है भाव, कभी कभी कितना बढ़ रहा है। तो गिरता बढ़ता, जो गिरते बढ़ते जो भाव है, जैसे आप खुद सोचो कि 2019 के अंदर $10,000 पे पहुंच गया था, और वही चीज 2017 में $20,000 पे था। तो $20,000 से सीधा 10,000 आधी हो गई वैल्यू। तो यानी आप ये देखोगे कि मिसाल के तौर पर अगर पाव है, पाव अगर ब्रेड का पैकेट आप खरीदने जा रहे हो, 50 रुपए का ब्रेड का पैकेट है, एक दिन जा रहे हो तो 50 रुपए है, फिर कुछ दिनों बाद जा रहे हो तो उसका 500 रुपए हो गया, फिर वही ब्रेड का पैकेट 5,000 रुपए में मिल रहा है, और फिर उससे कभी जा रहे हो तो 5 रुपए में मिल रहा है। तो पॉइंट क्या है समझना है कि वो करेंसी की वैल्यू तो स्टेबल होनी चाहिए ना। तो बिटकॉइन की वैल्यू जो स्टेबल नहीं है, ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम था, स्टेबल नहीं है। मैं आपको ये आज बहुत एक अलग तरीके से, हम लोग स्टेबल कॉइन को भी आज स्टडी करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये कि ट्रांजैक्शन स्पीड। अब यहां पर क्या है, आप अभी खरीद रहे हो पाव का पैकेट, आपको पेमेंट करना है, जैसे जीपे वगैरह से आप पे करते हो, फौरन पेमेंट पहुंच जाता है। आप बिटकॉइन से पेमेंट कर रहे हो, 2 दिन तक रुकना पड़ेगा सामने वाले को पैसा मिलने में। और अगर जल्दी पैसे पहुंचाना है तो ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट दो। तो आपने 50 रुपए का ब्रेड का पैकेट लिया, लेकिन आप 350 रुपए ट्रांजैक्शन फीस दे रहे हो, यानी आपको कॉस्ट पड़ गया 400 रुपीज, यानी 50 रुपए का पैकेट और 350 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऑब्वियस बात है कि कोई 50 रुपए के पैकेट के लिए 350 का खर्चा नहीं करेगा, फिर बड़े ट्रांजैक्शंस में ही इस्तेमाल करेगा, और उसके अंदर भी वो
जो उसका जो कैलकुलेशन होता है उसका पूरा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। अब बिटकॉइंस के लिमिट लगा दिया था जो डिजाइन जिसने किया था जिन्होंने, तो उन्होंने बिटकॉइन की लिमिट लगाया कि टोटल दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन इशू हो सकते हैं। अब सोचो कोई करेंसी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो अरे भाई वो रिक्वायर्ड है, वो करेंसी और चाहिए, थोड़ी थोड़ी और इशू करो ताकि हम लोग उसको कर सकें। अब उसकी लिमिट जब 21 मिलियन की है, इसी वजह से क्या हुआ, इसके रेट्स इतने ज्यादा बढ़ने लगे क्योंकि यहां पर इशू भी जो 21 मिलियन एक साथ में नहीं किए जा सकते। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि वो इशू करने में हर 10 मिनट में तकरीबन थोड़ा कुछ बिटकॉइंस आएंगे हर 10-10 मिनट में, और ऐसे ब्लॉक्स के साथ में निकाले जाएंगे, और हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद उसकी 50% स्पीड और कम हो जाएगी, फिर 50% स्पीड और कम हो जाएगी। इस तरह से स्पीड आधी होती जाती है आगे, और जिस तरह से बिटकॉइंस इशू होते हैं स्पीड आधी होती जाती है। इस वजह से उन्होंने सप्लाई को लिमिट किया। सप्लाई लिमिट करने की वजह से क्या हुआ, उसके प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी, यहां तक का तो हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये कि अब ऑल्ट कॉइन्स का कंसेप्ट आया। ऑल्ट कॉइन्स क्या है, बिटकॉइन के अलावा सबसे बड़ा मार्केट का शेयर तो बिटकॉइन का, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में आए सामने। अब जैसे कि आपने देखा एथेरियम जो बिटकॉइन के बाद में, अब इसके अंदर भी देख रहे हो कहां प्राइस बढ़ रहा है, कहां पहुंच रहा है और कहां पे गिर रहा है, यानी प्राइस स्टेबिलिटी का इसके अंदर भी इशू था। तो कुछ है जो बिटकॉइन जैसे ही थे, लेकिन एथेरियम ने एक बहुत बड़ी चीज क्या किया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कर दिया कि अगर आपको खुद की क्रिप्टो करेंसी शुरू करना है तो आप एथेरियम का सिस्टम लेकर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर बेस्ड होगी, उसके ऊपर आधारित होगी, उसके ऊपर बेस करके आप अपनी खुद की क्रिप्टो लॉन्च कर सकते हो। यानी अगर आपको पूरी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाना है, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप खुद एथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज कर लो। तो अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, चलो एक मिसाल से हम लोग सब और अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ 20,000 क्रिप्टो करेंसी है ना। सपोज करो कि हम लोग सब मिलकर सोचते हैं चलो हम लोग एक करेंसी निकालेंगे, एक क्रिप्टो करेंसी निकालेंगे। सपोज करो कोई अगर ऐसा सोचे, तो आपको पता है कई सारे क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करना है, सिर्फ एथेरियम नहीं है, बाइनेंस भी देता है, सोलाना भी देता है, उनका सबका प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है। और अगर आप खुद का ब्लॉकचेन नहीं शुरू कर रहे हो, उनका एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन लेकर उस पर बेस करके कर रहे हो, जैसे बहुत सारी करेंसीज होती है, बहुत सारी करेंसीज इस तरह से यूज होती है, तो आप कर सकते हो। यानी क्या, अब बैठे बैठे किसी ने कहा कि ओके चलो हम लोग क्रिप्टो शुरू कर रहे हैं, हाँ हम लोग क्रिप्टो एक शुरू कर रहे हैं अपनी खुद की XYZ क्रिप्टो, और वो XYZ क्रिप्टो हमने घर में स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास कॉइन्स है, हमारे पास कॉइन्स है, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी के जरिए कॉइन निकाल रहे हैं। अब वो कॉइन लेगा कौन, तो हम लोगों को कहते हैं अरे भाई ले लो हमारे कॉइन, क्योंकि आप ले लोगे, हाँ आप ले लोगे तो कल जाके उसका भाव बढ़ेगा, और भाव बढ़ेगा तो आज तो आपको हम सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन कल जाके उसका भाव बहुत बढ़ सकता है। देखो बिटकॉइन 7.5 रुपए से 84 लाख तक पहुंच गया, हमारा भी कॉइन पहुंच सकता है, ले लो। तो अब यहां पर आपको, जैसे आप देख रहे हो बाइनेंस का अगर प्लेटफॉर्म यूज करो $5 में एक कॉइन आपको पड़ सकता है, सोलाना हो तो उससे और कम, पॉलीगॉन और ट्रॉन का प्लेटफॉर्म यूज करो तो और कम कॉस्ट में आप एक एक कॉइन का बना सकते हो। यानी कि कॉइन क्या होगा, देखो आपको पता है वो कॉइन नहीं होता है कोई, वो जो गोल्ड वगैरह अच्छा ग्राफिक होता है ना, वो बिटकॉइन ना गोल्ड होता है ना कॉइन होता है, बल्कि हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है। यानी हकीकत में क्या है, वो सिर्फ एक कोड है, वो एक कोड है जो एक यूनिक कोड है, वो एक यूनिक कोड है, और वो यूनिक कोड सिर्फ आपके पास होगा, और उसके अंदर एक सलाहियत होगी कि जो जो उसके ओनर्स आएंगे तो वो खुद एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के तौर पर होगा, एक सेंट्रलाइज लेजर नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इसके अंदर भी अलग अलग सिस्टम्स है, कई बार खुद कंपनियों ने भी शुरू किया है। तो अब हमने शुरू किया एक कॉइन, सपोज करो, अब हमारा कॉइन लेगा कौन, तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आते हैं कई सारे इन्फ्लुएंसर्स पिक्चर में। अब ये इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, जैसे आपको कई मिसालें मिलेगी, जैसे ये एक एक्ट्रेस ने एक कॉइन को प्रमोट किया, और प्रमोट किया, वो कॉइन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद 90 मिलियन तक उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, यानी तकरीबन $490 मिलियन का कैपिटलाइजेशन हुआ, और फिर फटाक करके गिर गया, 26 मिलियन पे आ गया। तो जो लोगों ने पैसे लगाए थे 490 बनाने में, उनके पैसे की 95% वैल्यू डाउन, 95% वैल्यू डाउन। उसी तरह आप देखोगे कि ये कुछ मिसालें हैं जो इन्फ्लुएंसर्स की, एक्ट्रेसेस की, एक्टर्स की, कि किस तरह से उन्होंने फला फला टोकन को लॉन्च किया। अच्छा, टोकन और कॉइन क्या है, जब आप खुद अपना ब्लॉकचेन यूज कर रहे हो तो कॉइन है, और किसी और के ब्लॉकचेन के ऊपर आपका आधारित है तो टोकन है वो।
तो आपका आप टोकन लॉन्च करना है तो ऐसे ही लॉन्च कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे कितनी सारी मिसालें हैं कि 90% वैल्यू गिर गई उसके ऑल टाइम हाई से 90% डाउन। तो पैसे लोगों ने लगाए और लगा करके देखे, अरे भाई एक लगाए थे उस किस कदर डाउन हो गया। हाँ, अब एक यहां तक आके आप इलॉन मस्क और टेस्ला के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। क्या है कि क्या हुआ, इलॉन मस्क ने जब भी ट्विटर पोस्ट किया डोगे कॉइन के ताल्लुक से, हाँ, और डोगे कॉइन की वैल्यू क्या है, किस कदर बढ़ी कि इलॉन मस्क के जो प्रमोशंस की वजह 36,000% 36,000% बढ़ गया 2 साल के पीरियड में। और फिर उसके बाद में क्रैश हो गया। तो लोगों का ये था कि भाई इलॉन मस्क कितना प्रमोट कर रहा था, उसका क्या बेनिफिट था। तो लोगों ने उसके ऊपर जैसे एक इल्जाम लगाया और टेस्ला पे इल्जाम लगाया कि वो लोग इस तरह से बढ़ा करके गिरा रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ क्या है, अब हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एक कॉइन, और हमने कॉइन बढ़ा करके लोगों को, पहचान वालों को कहा, फिर प्रमोट किया, बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, लो बहुत प्रॉफिट होगा। फिर लोगों ने लेना शुरू किया, भाव बढ़ना शुरू हुआ, भाव बढ़ गया तो हमने बेच दिया ताकि भाव गिर के हम अभी उसमें अपने पैसे कमा ले, बड़े हुए भाव में पैसे कमा ले। इसकी कितनी सारी मिसालें हैं, हाँ, कितनी सारी मिसालें हैं। तो यहाँ पे ये चीज इस दुनिया में होती है। अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं ताकि आप समझो कि इसके अंदर रियल प्रॉब्लम क्या है। आगे अब आते हैं स्टेबल कॉइन्स में। अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि देखो ये जो क्रिप्टो करेंसी है गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया है। जैसे आपकी जो रुपये की नोट है, बोले वो भी तो कागज है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर देखो ये गवर्नमेंट बैक करती है। जैसे गवर्नमेंट वादा कर रही है ना कि मैं होल्ड करने वाले का प्रॉमिस, हाँ, लीगल टेंडर है ये। हाँ जी फौज भाई जी, क्या बोल रहे थे आप? की बात, लीगल टेंडर कहते हैं इसको। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है, ना एसेट बैक कर रही है। तो वो लोगों ने क्या किया, स्टेबल कॉइन का कंसेप्ट लाया। स्टेबल कॉइन के कंसेप्ट को हम लोग आज देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं प्रेजेंट कर रहा था तो कुछ लोग स्टेबल कॉइन्स की मिसालें दे रहे थे। स्टेबल कॉइन क्या है, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो दूसरी चीज से पैक्ड है, चाहे कोई करेंसी से पैक्ड हो। यानी क्या सुनिए, अब हमने पिछली मिसाल में हवा में बैठे हुए खाली निकाल दिए थे ना अपना क्रिप्टो करेंसी, और 20,000 क्रिप्टो करेंसी ऐसी तो मतलब निकली है। तो अब यहां पर ऐसे निकली, यानी कुछ ऑफकोर्स कुछ ने अपना खुद का यूज किया है, कुछ ने कुछ टोकन्स है, कुछ कॉइन्स है। चलिए, अब यहां पर स्टेबल कॉइन का कंसेप्ट क्या है कि हम लोगों को कहते हैं, अच्छा सुनो लोगों, आप हमारा ये XYZ कॉइन लोगे ना, ये XYZ कॉइन जब आप लोगे तो हर कॉइन के बदले में हम $1 के बराबर रख रहे हैं, हम $1 उसका साइड पे रखेंगे। यानी 10 कॉइन आपके पास इशू किए तो $10 हमने साइड पे रखे, डिपॉजिट में डाल दिए, सेफ्टी गवर्नमेंट उसमें डाल दिए। 10 कॉइन दिए तो 10 कॉइन हमने आपको दिए तो हमने उसके $10 साइड पे रख दिए, और हम इसको स्टेबल रखेंगे इसकी वैल्यू। यानी क्या कि ये $1 के बराबर रहेगा, इसकी वैल्यू $1 के बराबर रहेगी, और हम उसी हिसाब से मेंटेन रखेंगे। और आपको अगर हमने 1000 कॉइन्स इशू कर दिए तो $1000 साइड पे रख दिए। अब ये है करेंसी। अब कभी कभार ऐसा होता है, यानी कि फियाट बेस्ड कॉइन्स, यानी फियाट करेंसी जो होती है, डॉलर है, रुपी है, यूरो है, पाउंड है, ये करेंसीज के ऊपर बेस कर दिए। या तो कोई कमोडिटी के ऊपर सोना हम रखेंगे, उतना सोना, या तो दूसरी क्रिप्टो करेंसी उसके बदले में रखेंगे, हाँ, या तो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो। और कभी कभार क्या होता है, जिसको कहते हैं एल्गो बैक्ड एल्गोरिदम, उसके पीछे एक एल्गोरिदम होता है जिससे वो बैलेंस करता है, और उसकी कहानी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो यहां हम ये देखते हैं कि इसके अंदर स्टेबल कॉइन्स में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपेरेंसी। अब हम लोग तो बोल रहे हैं कि हमने रखा है, कौन जाके चेक किया कि हमने सचमुच रखा है नहीं रखा है। आप देखोगे कोई और नहीं, खुद तीतर की कहानी देखो, तीतर की कहानी यहां पे मैं आपको बता दूं। तीतर आपको पता है रेप्यूटेड, यानी स्टेबल कॉइन्स के अंदर सबसे रेप्यूटेड स्टेबल कॉइन्स में से एक है, तीतर है, और जो दूसरे हैं। तीतर की कहानी है कि तीतर के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि भाई ऑडिट तो करके बताओ कि तुमने रखे हो, तुम कह रहे हो कि हाँ रखे हो, जितने हमने इशू किया उतने डॉलर्स रखे हैं, ऑडिट करके बताओ। तो ऑडिट करके बताने तैयार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी क्या कि मिसाल के तौर पे तीतर को उन्होंने इशू कर दिया इतने कितना है, $118 बिलियन, 118 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़, यानी कि डॉलर्स की बात हो रही है। $118 बिलियन के तीतर जो निकले हुए मार्केट में, तो $118 बिलियन का बोलते हैं टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। क्यों? क्योंकि तीतर के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि तुमने रखे हो, बैक्ड है, ये स्टेबल कॉइन है। तो यहां पे तीतर उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से कंप्लाई नहीं कर रहा है, बहुत डार्क शेडोज उसमें है। और ये चीज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स में, कि रखे हैं नहीं रखे हैं किसको क्या पता। हो सकता है किसी ने शुरू में रखा हो, फिर बाद में क्या हुआ कि और ज्यादा कॉइन्स इशू कर दिया, ऐसा हुआ है पास्ट में,
नोट्स के साथ हुआ है कि पहले क्या होती थी कि एक सोने का सिक्का होता था नोट के बदले में, फिर बाद में नोट्स ज्यादा इशू कर दी, सिक्के कम थे, फिर बाद में नोट्स इशू कर दी, सिक्के खत्म कर दिए गए पीछे से। मतलब क्या है, जब कोई चीज रिवाज में आ जाए, इस्तेमाल में आ जाए, तो पीछे से सोने के जो गोल्ड बैक करेंसी हुआ करती थी, अभी फिएट करेंसी है, गोल्ड बैक नहीं है, तो एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है। नंबर 2, रेगुलेशन नहीं है इसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर में ना आने की वजह से कौन उनको कंप्लाई कर रहा है? ये 20,000 करेंसी स्टार्ट हो गई, आप और मैं मिलकर हम लोग अभी एक और करेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो ये इसका कोई रेगुलेशन कंट्रोल नहीं है। नंबर 3, कोलैटरल के रिस्क होते हैं कि मान लो अगर क्रिप्टो एसेट रखे, अगर वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्रिप्टो एसेट रखे, वो क्रिप्टो एसेट बढ़ता घटता है, आधी वैल्यू हो गई, 90% गिर गई वैल्यू, ऐसे भी होता है। तो वो बैकिंग जो थी, उसकी बैकिंग तो जैसे गायब हो जाएगी ना, वो तो कोलैटरल जो है उसके प्रॉब्लम है। कुछ ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। डी पैगिंग का रिस्क है कि कहा कि मैंने $1 के बराबर रख रहा हूं, वो $1 के बराबर कल रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। और सेंट्रलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या है, ये क्रिप्टो, ये जो स्टेबल कॉइन्स है ना, ये सब सेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब बिटकॉइन जो है किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। जो स्टेबल कॉइन्स है तकरीबन सेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी कोई एक बॉडी उसमें पीछे होती है। जो एक बॉडी होती है वो क्या मिसमैनेजमेंट करेगी, कभी मान लो कि उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट एक्शन हो गया, तो इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो लगे हुए हैं उनकी करेंसी पे, वो उसका क्या, वो इन्वेस्टर्स का क्या, वो होल्डर्स का क्या। मतलब ये अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन इनके ऊपर हो जाए, इशूअर कुछ रेगुलेटरी एक्शन हो जाए इस कंपनी के ऊपर, तो उनका क्या। और एक ही जगह पे है ना, तो एक ही जगह से कंट्रोल होने की वजह से अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एम्बेजल हो सकते हैं, कुछ ब्लॉक हो सकते हैं, अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अंदर ये भी तो हो सकता है जो गवर्नमेंट्स में होता है कि ज्यादा गवर्नमेंट छाप देती है नोट्स, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी कि पैसे की वैल्यू गिर जाती है, ये भी तो कुछ हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स है। अब ये स्टेबल कॉइन्स आप देखोगे, ये जो आज दुनिया में सबसे फेमस जो स्टेबल कॉइन्स है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म्स देखिए लास्ट लाइन में कि ये सारे क्रिटिसिज्म्स है इन स्टेबल कॉइन्स के ताल्लुक से भी, यानी ऐसा नहीं है कि ये दुनिया क्रिटिसिज्म से पाक है, शफाफ है, पूरी क्लियर है, पूरी ट्रस्टवर्दी है, पूरी आंखें बंद करके आप भरोसा कर सकते हो, ये ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, स्टेबल कॉइन्स में आदमी अपनी काम और जरूरत जितना होता है, अक्सर क्या होता है स्टेबल कॉइन्स में लोग इन्वेस्टमेंट की नीयत से नहीं रखते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जब उसका वैल्यू ही स्टेबल रखी जा रही है, $1 के बराबर रखी जा रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा, ये भी एक बात है। अब इसमें देखिए एक केस जो हुआ, टेराफॉर्म नाम का, जो टेराफॉर्म लैब्स का जो था, जो उसका स्टेबल कॉइन था, स्टेबल कॉइन, हाँ स्टेबल, तो ये स्टेबल कॉइन का क्या मामला हुआ, टेरा यूएसडी $120 में लूना, और उसका बैकिंग जो थी करेंसी टोकन उसका लूना की वैल्यू $120 से सीधा जीरो हो गई, $120 से जीरो। और उसका केस अभी 2024 में, ये 2022 की बात है, 2024 में उसका केस कहीं पहुंचा है, और इन्वेस्टर्स जो कंपनी के ओनर है उसके ऊपर केस फाइल करके, और कंपनी का ओनर जो है बाहर है, अमेरिका से बाहर है, उसका एक्सट्रेडिशन वगैरह करके उसे अमेरिका में लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो $400 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, यानी कि अगर रुपीस में बात करोगे, ये एक क्रिप्टो है, इसमें इतने लोगों ने पैसे लगाए थे, तो 34 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 34 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 34 लाख करोड़ का लॉस हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे $40 बिलियन दिया है, यानी कि 3.5 लाख करोड़, जो एक्चुअल जो पैसे वो लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बढ़ने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी हुई, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 3.5 लाख करोड़, तकरीबन 3.4 लाख करोड़। तो ये खाली एक की बात है, और ये भी स्टेबल कॉइन था, टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन था। तो जो लोग बोलते हैं स्टेबल कॉइन में तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं आंखें बंद करके? आप इस दुनिया में इस तरह से भरोसा कर सकते हो क्या रियली? इस दुनिया में, इस दुनिया यानी क्रिप्टो की दुनिया। उसी तरह एक और मिसाल है टाइटन की, कि टाइटन जो था स्टेबल कॉइन, $60 से जीरो हो गया एक दिन के अंदर। मार्क क्यूबिन नाम का जो एक बिलियनर है, उसके काफी पैसे उसमें लॉस हुए, तो वो उसने कहा कि अभी स्टेबल कॉइन्स के ऊपर भी कुछ रेगुलेशन लाना चाहिए। यानी इतना ज्यादा, यानी क्या हुआ, आपको ये कहानी मैं बताऊं, पहले क्या होता था कि बैंक्स के पास कॉइन्स होते थे, कॉइन्स को लेकर के बैंक इशू कर देती थी नोट लेकर के लोग अपने ट्रांजैक्शन कर रहे थे। जब बैंक्स देखती कि बैंक्स लोग नोट्स लेकर ट्रांजैक्शन अपना कर रहे हैं, तो बैंक ये करती कि पीछे जितने कॉइन उसके पास है उससे डबल ट्रिपल 10 गुना नोट्स इशू कर देती।
और लोग अपना ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसी कोई अफवाह उड़ जाती कि लोगों को लगता कि नहीं नहीं हम अपने कॉइन जाके ले लें, और नोट्स लेकर आ जाते कहते हमारा कॉइन वापस दो, तो वो कॉइन होता नहीं था उनके पास, क्योंकि उतने कॉइन्स तो थे नहीं जितनी नोट्स इशू कर दी। इसको रन ऑन द बैंक कहा जाता है। इसी वजह से सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट आया कि सारी बैंक्स ने एक सेंट्रल बैंक पर भरोसा किया कि सारी बैंक्स में से किसी के ऊपर भी अगर इस तरह से लोग सारे इन्वेस्टर आ गए तो सेंट्रल बैंक उसको सपोर्ट करके उसको बेल आउट करेगी, उसको बचाएगी, सेंट्रल बैंक उसको बचाएगी। अब यहां पे क्रिप्टो दुनिया के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं, हर क्रिप्टो करेंसी खुद अलग, कोई उनकी सेंट्रल बैंक तो है नहीं कि सब एक दूसरे को मदद करें। क्यों? कोई गवर्नमेंट तो बैक नहीं कर रही है, ये तो इंडिविजुअल्स है, या तो अनडिसेंट्रलाइज्ड है, कोई ओनरिस पता नहीं उसका। तो फिर क्या होता है कि जब सबके सब लोग ऐसे स्टेबल कॉइन के ऊपर जब आ जाते हैं एक दिन कि दो हमारा, अब उनके पास होता नहीं है, वो उस तरह से रियली गोल्ड बैक्ड या एसेट बैक्ड या फिएट बैक्ड नहीं होता है। इस वजह से जब सब लोग आ जाते हैं कि दे दो, जिस तरह से हो गया था आयन टोकन के साथ, ये आयन नाम का टोकन जो था, तो फिर इसके साथ जब हुआ 100% वॉश आउट, 100% वॉश आउट एक दिन के अंदर, जब लोग आ गए तो पैसे थे नहीं उतने। अब क्या हो गया कि ये चीज की वैल्यू $60 से सीधा जीरो पे आ गई। तो क्रिप्टो क्रैशेस के अंदर अगर आप देखोगे, बिट कनेक्ट जिसे बीसीसी कहते हैं, इसका 2018 में हुआ था पूरा, यानी $463 पे भाव पहुंचा था, $463 से जीरो पे आ गया। हाँ, कितना मैसिव कोलैप्स हुआ। और इसके अंदर कई मिसालें हैं जो आप देख सकते हो, ये तो चंद मिसालें आपके सामने स्क्रीन पे लाई गई है, और उनके पीछे फिर वो ओनर्स के पीछे केसेस सालों साल तक चलते हैं, वो गायब हो जाते हैं, उनको पकड़े कौन, कहां मिलेंगे, ये सब कहानियां उसमें होती है। और गवर्नमेंट रेगुलेटर तो था नहीं, गवर्नमेंट से पूछ करके तो आपने इन्वेस्ट किया नहीं था, गवर्नमेंट से कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन या कानून के तहत ये तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होता है। हाँ, उसी तरह मैंने टीथर का बताया। अब एक जैसे मैं मिसाल बता रहा हूं, डीजेड नाम का जो स्टेबल कॉइन है, इसकी एक दिन अभी हुआ ये था कि एक दिन सडनली $1 पे, पेक्ड एट $1 है, सडनली $0.13 पे आ गया। मतलब एक कहानी, एक बात समझने के लिए कि स्टेबल कॉइन का ये मामला होता है, ऐसे ही सडनली हो जाए। और अगर आप देखोगे दूसरे प्रॉब्लम्स में हम लोग देख चुके हैं, हैकिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्योरली ऑनलाइन दुनिया है। अब ये जो है, जैसे वजीर एक्स, इंडिया का जो सब कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, उसके अंदर हैकिंग की वजह से $230 मिलियन के फंड स्टोलन हुए। किसके? इन्वेस्टर्स के पैसे उनके वॉलेट से गायब हो गए। हाँ, वॉलेट से गायब हो गए हैकिंग के जरिए। कौन जिम्मेदार है? हाँ, कौन जिम्मेदार है? तो ऐसे देखा जाता है कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, सुनिए, जो शेख ने भी बताया, ये तो एक प्रॉब्लम था, हैकिंग में एक्सपोज हो जाना। एक और प्रॉब्लम है जो इलीगल ट्रांजैक्शंस। अब एक बात को समझो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे क्या मामला है ना, हम लोगों ने जैसे एक मिसाल लिया ना कि हमने खुद का करेंसी शुरू की, स्टेबल, हमने अपनी खुद की करेंसी शुरू की, हो सकता है स्टेबल कॉइन होगी, हो सकता है नहीं होगी, ठीक है। अब भाई कोई भी जाके अफवाह मत उड़ाना कि वो स्टार्ट कर रहे हैं एक मिसाल दे रहा हूं मैं। चलो हम लोगों को हटा देते हैं, मिस्टर एक्स शुरू कर रहे हैं, मिस्टर एक्स ने एक अपनी करेंसी शुरू की। अब पता है आपको मिस्टर एक्स को क्या चाहिए? मिस्टर एक्स को चाहिए, क्या चाहिए? उनको चाहिए कि लोग मेरी करेंसी ले और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो, ये वो चाहते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस वो चाहते हैं कि हो, अब थोड़ा तो बोल कन्विंस करेंगे, भाई ले लो, आप प्रमोट करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, वो कर लिए। ये लोग नकली ट्रांजैक्शंस करते हैं, नकली ट्रांजैक्शंस करते हैं ताकि बताया जाए कि अरे इतने इतने वॉल्यूम्स। और नकली ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं मालूम है? कि इसके अंदर आता है एनएफटीज। हाँ, इसके अंदर कौन आता है पिक्चर में? एनएफटीज आते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। आपको पता होगा नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है? कि आपने कोई इमेज बनाया या कोई ट्वीट है या कोई जैसे ऑडियो वीडियो है, वीडियो है, तो उसको क्रिप्टो के अंदर रजिस्टर करके उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए रजिस्टर करते। रजिस्टर यानी वो इमेज नहीं होती है, सिर्फ एक यूआरएल होता है, रजिस्टर्ड यूआरएल। वो यूआरएल पे क्या है? इमेज है, वीडियो है, क्या है? वो यूआरएल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिक हो गया, अलग हो गया। अब वो जो नॉन फंजिबल टोकन्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक एक नॉन फंजिबल टोकन करोड़ों करोड़ में, सैकड़ों करोड़ में बिक रहा है। और उसके पीछे जाके देखोगे आप, तो आपको उसके पीछे ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज दिखेगी, जो क्रिप्टो करेंसी को किसी तरह से वॉल्यूम्स चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? अब मैं क्रिप्टो करेंसी, मैंने 500 करोड़ की मेरी खुद की घर की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी, मैंने पेमेंट कर दिया 500 करोड़ की। हाँ, 500 करोड़ की पेमेंट कर दिया। और कहां पेमेंट किया? आपको पे किया, आप मेरे भाई, आप मेरे दोस्त, आप मेरे पार्टनर, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट, ये पॉकेट पेमेंट करने वाली, ये पॉकेट रिसीव करने वाली। इस तरह से नकली ट्रांजैक्शंस। तो नकली ट्रांजैक्शंस के जरिए वो लोग अपने वॉल्यूम्स बढ़ाते हैं। तो पब्लिक क्या देखती है? अरे ये लोगों ने, मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया था ना ये करेंसी,
ये करेंसी जो स्टार्ट किए थे, ये XYZ करेंसी, इसके अंदर इतने ज्यादा वॉल्यूम्स होने लगे, यानी इतने सारे लोग इस्तेमाल करने लगे, यानी करेंसी बहुत आगे जाएगी, यानी बिटकॉइन जैसे 7.5 रुपए से 85 लाख रुपीस का हो गया, लगता है ऐसा ही कुछ यहां भी होने वाला है, चलो सब लोग पैसे लगाओ, सब लोग पैसे लगाते हैं, भाव बढ़ रहा है। हाँ, वो भाव बढ़ाने के लिए नकली ट्रांजैक्शन करने की बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन एक और बहुत खतरनाक चीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है ना, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, क्रिमिनल्स कौन सी करेंसी प्रेफर करते हैं, वो ऐसी करेंसी प्रेफर करते हैं जिसमें उनका ट्रेल ना हो, और फिर क्या है, वो इसी वजह से क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल करते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज रैंसमवेयर पेमेंट, कभी आपके ऊपर लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर सडनली एक सॉफ्टवेयर आ गई, कहा कि अभी तुम पे नहीं करोगे तो तब तक तुम्हारा कंप्यूटर का सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम पे करो। तो यहाँ क्या है, रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर्स, इसके अंदर क्या है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट मांगा जाता है। ड्रग्स हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, इलीगल एक्टिविटीज हो, इसके लिए उनको वॉल्यूम्स, क्रिप्टो करेंसीज को कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिल रहा है, ये क्रिमिनल कामों से भी वॉल्यूम मिल रहा है, उनको बस वॉल्यूम में इंटरेस्ट है। और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने बताया, ये मैं इकोनॉमिक डिसरप्शन का प्रॉब्लम थोड़ी देर में और बताना चाहता हूं, हैकिंग का प्रॉब्लम है, और इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन, यानी आपने बाय मिस्टेक कोई ट्रांजैक्शन अगर कर दिया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तकरीबन इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज में वो रिवर्स नहीं हो सकता है। मतलब आपको वो जो जिसको दे दिए बाय मिस्टेक, उसको कांटेक्ट करके कहना पड़ेगा मैंने गलती से आपको दे दिया, जरा रिवर्स करो। लेकिन ऐसा नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ऑफ कोर्स हो सकता है लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और क्या होता है कि अब ये सडनली 7.5 रुपए से जब 85 लाख रुपीस की हो गई कीमत, तो फिर कुछ लोगों के हाथ में बहुत कीमत, बहुत वैल्यू आ गई, कुछ लोगों के हाथ में बहुत उनके हाथ में वैल्यू आ गई, यानी कि ये कुछ चंद लोगों के हाथ में बहुत वेल्थ आ गई। और एक तरह का अगर देखोगे, मैं इसमें आगे आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत ये है कि ऐसे जुए के अलावा, ये जुआ नहीं है, आप खुद सोचो, जुआ नहीं है, ये जुआ है, ये जुआ है, जुए की एक नई शक्ल है, जुए की नई शक्ल है। इसके अंदर अगर जैसे शेख बोल रहे थे, गरर, गरर यानी अनसर्टेनिटी। आप देखो शरीयत में आपको कई सारी हदीसें बुखारी वगैरह में मिलेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजें भी खरीदो फरोख्त करने से मना किया जिसमें वाजे नहीं है कि क्या बेच रहे हो। अब आप कोई क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप के अंदर जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, ICO, उसके अंदर आपने पैसे लगाया, और आपने पैसे लगाया, आपको पता नहीं आपके पैसे की वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी, गिरेगी, जुआ ही है, और क्या है, वो जुआ है। और हकीकत में वो चीज क्या है ये तो बताओ मुझे, मतलब वो चीज क्या है जिसमें आप पैसे लगा रहे हो, वो है क्या? वो एक ऐसी चीज है जो कुछ नहीं है, बस डिमांड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से उसकी वैल्यू बन गई है, कि लोग डिमांड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से मांग रहे हैं, उसके ऊपर वैल्यू बन गई। तो अब यहां पे फैक्ट क्या है ना, कि ये कंट्रीज इसको जुए के अलावा फ्लरिश होने नहीं देंगे रियल करेंसी के तौर पर। क्यों नहीं करने देंगे? देखो, आपको पता है कई सारी कंट्रीज ने टोटल बैन लगा दिया, चाइना जैसी बड़ी कंट्री ने टोटल बैन लगाया हुआ है, हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज ने लगाया है। दूसरी कंट्रीज ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, उसकी जान निकालने की कोशिश की है, यानी पूरा बैन नहीं किया तो उसकी जान निकालने की कोशिश की है। कई सारे टैक्सेस, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा करके उसको हाथ पांव उसको तोड़ करके उसको अपाहिज बना करके काम करो, ऐसा छोड़ा है, रखा है, लीगल रखा है, लेकिन अपाहिज बना के रखा है। तो आपको दो टाइप की चीजें मिलेगी। अब इसके अंदर ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं आपके सामने, ये देखिए आपके सामने है कि US डॉलर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कि पूरी दुनिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें 60% तक तकरीबन डॉलर के हिस्से है। इंटरनेशनल जो कर्ज है, डेट है, उसमें 65% के करीब डॉलर से है। इंटरनेशनल लोन्स है, उसके अंदर तकरीबन 55% डॉलर से है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, डॉलर है। उसी तरह इंटरनेशनल बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसेस के अंदर 56% के करीब ये डॉलर से है। इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं जो 59% डॉलर से है। फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है उसमें 80% से 85% से ज्यादा डॉलर से है। अब वो चाहते हैं कि डॉलर का डिमांड बना रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर छापते रहें, और ताकि डॉलर की वैल्यू बरकरार रहे, बल्कि बढ़ती रहे, स्टेबल रहे, अच्छी रहे, क्योंकि डिमांड उसका इतना सारा है। अब सोचो कि क्रिप्टो करेंसीज आते हैं सीन पर, कोई कंट्री के अंदर आकर के आप और मैं, हम लोग जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिससे वो कंट्री की करेंसी का डिमांड है, और करेंसी का डिमांड है तो करेंसी की वैल्यू है। वो करेंसी की वैल्यू जो है वो उस खरीदो फरोख्त की वजह से, अगर डिमांड नहीं हो तो फिर वो करेंसी की वैल्यू क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट जब ज्यादा नोट्स छापती है, जब गवर्नमेंट ज्यादा नोट छाप देती है और डिमांड के बावजूद जब वो नोट्स होती है, तो ज्यादा छाप देने की वजह से क्या होता है कि करेंसी ज्यादा आ गई मार्केट में, तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से हम कहते हैं अरे भाव बढ़ गए।
इन्फ्लेशन, यानी कि आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगले साल आपको वही चीज जो आज खरीद रहे हो वो खरीदने के लिए आपको 1,06,000 रुपए चाहिए, 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से, कि 1,06,000 है तो आप जाके आज जो 1 लाख में खरीद रहे हो 1,06,000 में खरीद सकोगे, इन्फ्लेशन। अब यहां समझो आप कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंट्री के अंदर आकर के जब उसके ट्रांजैक्शंस को लेने लगेगी, उसका हिस्सा लेने लगेगी, तो वो कंट्री की खुद की करेंसी जो है ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। और कोई भी कंट्री इजाजत नहीं देने वाली है। जब तक ये जुआ सट्टाबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उससे उनको खास फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको टैक्स वगैरह मिल रहा है। लेकिन यहां पे जब वो रियल ट्रांजैक्शन के अंदर आने लगेंगे, तो वहां पे वो कंट्रीज को कुछ ना कुछ अपना रेगुलेटरी एक्शन वगैरह लेकर के या तो हाथ पांव तोड़ना होगा या तो बैन करना होगा। जैसे आप देखिए मिसाल के तौर पे वेनेजुएला की जो करेंसी है 99% गिर गई जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। अर्जेंटीना की करेंसी 75% गिर गई जब उसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। मेक्सिको की करेंसी 50%, जिम्बाब्वे की करेंसी 100% गिर गई थी वैल्यू तकरीबन। रशिया की करेंसी भी 1998 में 70% गिर गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब कंट्री की गवर्नमेंट गिरती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो कंट्री की करेंसी पे असर पड़ता है। तो यहां पे ये क्रिप्टो करेंसीज क्या उतना आकर के एक कंट्री को उस कदर डिस्टर्ब कर सकती है? तो यहां समझने वाली बात है, कंट्री वाले खुद उसमें एक तरह से जंग में रहेंगे उस क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ। ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव बात है। तो जो अब हम जो एनएफटीज के बारे में देख रहे हैं, एनएफटीज के अंदर देख रहे हो आप कहां तक, हाँ कहां तक, तो जैसे बीपल का जो एक आर्टिस्ट है, उसका फर्स्ट 5000 डेज नाम की करेंसी, नाम की पिक्चर, ये $69 मिलियन, $69 मिलियन, कितने करोड़ हो गए, $69 मिलियन के अंदर बिकी। हाँ, यानी कि आप खुद सोचो 6.9 करोड़ रुपए, 6.9 करोड़ डॉलर्स के अंदर ये बिकी। और द मर्ज नाम की वो 2021 में $91 मिलियन में बिकी। ये एनएफटीज के पीछे क्या है? ये एनएफटी भी एक नया किस्म है जुआ का। आपको क्या लगता है कि वो लोग आर्ट के लिए उतने पैसे दे रहे हैं? वो एक डिजाइन बनी हुई आर्ट बना हुआ है उसके लिए पैसे दे रहे हैं? नहीं, वो जुआ खेल रहे हैं। उसके पीछे जुआ खेल रहे हैं कि उसमें पैसे लगाएंगे, उसके ऊपर पैसे लगाएंगे, फिर कोई और आएगा, वो एनएफटी के जो एप्स होते हैं या उसकी मार्केट प्लेसेस होती है, वहां पे बिकने में होगा, बोली लगती रहेगी। कोई ना कोई आकर के आज मैं $69 मिलियन दे रहा हूं, कल कोई और आके उससे ज्यादा में खरीदेगा। और दूसरी चीज इसके पीछे क्या है कि ये एनएफटीज के जरिए ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल रहा है किसको? ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, क्योंकि बीपल के अंदर खुद आइडेंटिफाई किया गया कि जिस आर्टिस्ट को जिसने पेमेंट दिया था, पेमेंट देने वाला एक इंडियन था, इंडियन ओरिजिन पर्सन था, इंडियन ओरिजिन का पर्सन। तो उसने जिसने पेमेंट किया बीपल के जो आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट उसकी कंपनी के अंदर, हाँ, उसके क्रिप्टो करेंसी, उसने खुद क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, उसकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो पार्टनर के तौर पर है। तो मतलब ऐसी चीजें भी, जो फ्रंट में दिख रहा है कुछ कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये सारे धोखे की दुनिया है। और ये एनएफटीज तो क्लियर कट एक टाइप का जुआ है। शेख डॉक्टर नसीम एनएफटीज के ताल्लुक से भी अपना जो तहकीक बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने चंद चीजें देखी इस पूरी दुनिया के बारे में। अब मैं वेलकम कर रहा हूं, पहले तो डॉक्टर नसीम से हम एनएफटीज के ताल्लुक से सुन लेंगे इंशाल्लाह, फिर फवाज भाई अपना एक व्यूज प्रेजेंट करेंगे और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी शेख। जैसे कि आपने बताया कि एनएफटीज जो हैं, ये कोई पिक्चर होता है, कोई इमेज होता है मामूली सा, और उसको बड़ी बड़ी कीमतों में $मिलियन में जो है बेचा जाता है। तो हकीकत में वो उसकी कीमत नहीं होती है, खरीदने वाला भी जानता है, बेचने वाला भी जानता है। तो सबसे बड़ी जो खराबी है, जो आपने इशारा किया कि ये दरअसल जुआ की एक शक्ल है। अब उसको जुआ कह करके नहीं खेला जा रहा है, उसे एक नई शक्ल दे दी गई है, वरना ये जुआ ही की एक शक्ल है। इसके अलावा इसके अंदर और कई खराबियां होती हैं। जैसे एक खराबी ये है कि अगर किसी आदमी ने इसको खरीदा तो वो फिर बेच नहीं सकता किसी को। जो अगर किसी ने इसको खरीदा तो इसका जो असल ऑनर है, जिसने इसको क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, आखिर तक वो ऑनर रहेगा इसका। जबकि हमारी शरीयत में क्या है, उसको कमीशन मिलता रहेगा शेख। हाँ जी, यानी हर सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल में कुछ परसेंटेज उसको मिलता रहेगा। हाँ, जबकि शरीयत का क्या निजाम है कि अगर कोई सामान मैंने आपसे बेचा, आप मुकम्मल तौर से उसके मालिक हो जाएंगे, मेरा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक खराबी है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जिनका बनाना हराम है, जायज नहीं है, तो वो भी इसमें होता है। हमारी शरीयत में एक चीज ये भी है कि कोई चीज, किसी चीज का बेचना और खरीदना उस वक्त जायज है जब वो कोई माल हो। माल के अंदर 3 औसाफ पाए जाने चाहिए। हमारी शरीयत किसी चीज को माल उस वक्त मानती है जब उसके अंदर 3 खासियतें पाई जाएंगी, तो कहा जाएगा कि ये माल है।
पहली खासियत ये पाई जानी चाहिए कि वो नफा बख्श हो, उसका कोई फायदा हो, नफा बख्श हो। दूसरी चीज ये है कि वो मुबाह हो, यानी जायज हो, उसके अंदर कोई हराम चीज ना हो। तीसरी चीज ये है कि मुबाह बिला हाजा हो, बाज चीजें हाजत और जरूरत की वजह से मुबाह हो जाती हैं। तो ये चीज आप बताइए कि वो जो इमेज है छोटा सा, उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी इसके अंदर माल वाले जो शरायत है, जो खासियतें हैं, वो भी नहीं पाई जा रही हैं। वो एक ताफे चीज है, गोया कि अपना माल आप जो है एक बेफायदा और बेसूद पर आप जाय कर रहे हैं, और हमारी शरीयत माल को जाय करने से मना करती है। इसके अलावा कई सारे असबाब हैं, लेकिन जो सबसे अहम सबब है, जो हर आदमी समझ सकता है कि ये ट्रेडिंग नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये एक जुआ है जिसको एक नया नाम दे दिया गया है, लिहाजा ये भी जायज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह।